भारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम हो लें उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। महाभारत है शांति संदेश। 25 पैसे के लिए आप 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। मैं 8.5 किलोमीटर डेली चला हूँ 25 पैसे बचाने के लिए। आपको युधिष्ठिर के लिए नहीं, श्री कृष्ण के किरदार के लिए चुना गया था। इसमें पहला नाम मेरा था गजेंद्र चौहान एस कृष्ण। ये 84 की बात है। और कुछ छात्र संगठनों ने आपका विरोध किया था। मकान हम बनाएंगे तो रहेंगे तो हम ही लोग ना, कि डायलॉग बहुत टफ होते हैं, हिंदी बिल्कुल शुद्ध। उसके बाद मुझे एक फिल्म मिली और उसमें मुझे बोलना था अगर तुमने ये किया, मैं बोलता था यदि तुमने ये किया। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हों और साथ में जो अपनी फील्ड के मास्टर हों। युवाओं की भाषा में हम यही कहेंगे। आज इस खास संवाद में हमारे साथ एक्टर अभिनेता गजेंद्र चौहान हैं। उनसे भी बात करेंगे उनके पूरे जीवन को लेकर और उनके जीवन के कुछ अनुभवों को लेकर भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को, चैनल के मेरा नमस्कार, अभिनंदन। लोग आपको एक एक्टर के तौर पर जानते हैं, एक अभिनेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता, मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप एम्स में एक रेडियोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर भी रह चुके हैं। तो फिर ये प्रोफेशन आपने चेंज क्यों किया? मैं चीज़ों को कुछ इस तरह लेता हूँ कि आपका जो प्रारब्ध होता है ना जी, जिसे डेस्टिनी भी कहते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती ज़िंदगी भर। मैं एम्स में था, वहाँ से मुझे मेरे ही बॉसेस ने मुझे प्रेरित किया कि एक्टिंग में जाओ। क्यों किया? क्योंकि मैं वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल प्रोग्राम, सब मैं हैंडल करता था। तो वो जब परफॉर्मेंसेस देखते थे तो उनको लगता था कि ही इज़ मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो मेरे बॉस से डॉक्टर R.K. गुलाटिया, तो हमेशा मुझे कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ, तुम डेफिनेटली सक्सेस होगे। और एक समय ऐसा है कि मेरी डेस्टिनी जो है मुझे मुंबई ले गई। और मुंबई में मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया तो खुशी की बात यह है कि आज तक शायद ही कोई दिन, कोई हफ्ता, कोई महीना ऐसा हो जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम ऑफर ना होता हो। तो काम मिलता गया, काम करता गया और 1000 धारावाहिकों से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ इस समय तक। कुछ 350-400 फिल्में कर चुका हूँ। देश की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसे मैंने काम ना किया हो। जी, आपने धारावाहिकों की बात तो की, लेकिन आपके विषय में एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग राह भटक जाते हैं। हम कुछ करना और चाहते हैं लेकिन हम कहीं और फंस जाते हैं। इसमें हमारे जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, उसका भी आपको लगता है कि कहीं रोल रहता है? नहीं, प्रारब्ध जो होता है हर इंडिविजुअल का अपना अलग होता है, वो फैमिली के साथ नहीं चलता है। फैमिली में 4 भाई होते हैं, 4 प्रोफेशन में जाते हैं, बहनें होती हैं, उनका अपनी कैरियर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की डेस्टिनी में किसी का कोई रोकथाम होती है। लेकिन मैं अपने परिवार की बात करूं तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। दिल्ली में एक गाँव है खामपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और वहाँ तो लोग सपने में मुंबई नहीं देखते। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैं मुंबई निकला। और लेकिन मुंबई जाने के बाद ना मैं हमेशा एक्टरों को ये देखता था कि उनका वो स्ट्रगल उनका कहीं ना कहीं पैसों की वजह से रुक जाता है। तो मैंने तो रेडियोलॉजी की हुई थी, तो मैंने मुंबई जाके जो है रेडियोलॉजी का काम शुरू कर दिया पार्ट टाइम। वो मेरी अर्निंग हो गई। तो मैं हमेशा एक्टरों को ये कहता हूँ कि आप ना अपनी इंडिविजुअल अर्निंग कुछ ना कुछ रखिए, पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहिए, दोस्तों पे डिपेंड ना रहिए, ताकि आप आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा स्मूथली निकल जाए। आपके बारे में मैं जब पढ़ रही थी, जान रही थी, तो आपके विषय में एक किस्सा बड़ा फेमस आता है, प्रसिद्ध आता है कि 25 पैसे के लिए आप 8 किलोमीटर पैदल चलते थे। अब आप हमारे साथ हैं, तो क्या ये वाकई सच है? सच नहीं होता तो मैं शायद इसे किसी को बताता भी नहीं। ये ऐसे हुआ था कि ये एक्चुअली एक मैं नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन वाली बात है। वो समय था 1982 का और हम नए नए मुंबई गए थे। तो मुंबई में देखा कि खर्चा अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको वापस अपने घर जाना पड़ेगा। तो मेरा खर्चा होता था 500 रुपया महीना। 66 रुपये का मैंने रूम लिया हुआ था पर मंथ। और एक ऑल ऑफ ए सडन मुझे एक ऐसा रेस्टोरेंट मिल गया जिसमें 2.25 रुपये में थाली मिलती थी और पेट भर के खाओ आप, कम नहीं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिमिटेशन होती थी उसकी। तो वो थी बांद्रा में और मैं रहता था अंधेरी में, DN नगर में। तो DN नगर से बांद्रा का जो रास्ता था वो मुझे मालूम नहीं था। तो मैं क्या करता था, एक बस जाती थी, उस बस का जो रूट था उससे होते हुए वहाँ जाता था और अंधेरी में थाली जो मिलती थी वो 2.5 रुपये की मिलती थी। तो 25 रुपये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। वो 25 पैसे बचाने के लिए मैं को करीब 8 साढ़े 8 किलोमीटर का रास्ता तय करता था, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं।
तो काम अपने आप को व्यस्त रखने का भी माध्यम हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई, वॉक भी हो गया, खाना भी हो गया, तो सारी चीज़ों का मिश्रण हो गया। तो ये बिल्कुल सत्य है। और मैं आपके चैनल पे एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं 8.5 किलोमीटर डेली चला हूँ 25 पैसे बचाने के लिए। अब आपके ज़रा करियर पर भी बात करते हैं। ये टर्निंग पॉइंट हर एक व्यक्ति की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मुझे जहाँ तक लगता है, लोग भी फीडबैक देते हैं कि युधिष्ठिर का किरदार था। लेकिन इस किरदार में भी एक मज़े की बात यह है कि ये भी कहा जाता है कि आपको युधिष्ठिर के लिए नहीं, श्री कृष्ण के किरदार के लिए चुना गया था। जब चोपड़ा साहब ने एप्लीकेशंस मंगाई थी महाभारत के लिए, तो करीब 8 लाख एप्लीकेशंस आई थी। 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके 8000 कैंडिडेट चुने थे और उसमें से कट शॉट करते गए 3500, 1500, 500। तो 500 में से फिर जब लास्ट 150 की लिस्ट बनी तो उसमें पहला नाम मेरा था, गजेंद्र चौहान एस कृष्णा। तो ये 84 की बात है। और महाभारत जो है वो रामायण से पहले आने वाला था और किसी टेक्निकल वजह से जो है वो डिले हो गया, फिर रामायण पहले आ गया। और फिर उस वक्त तो ऐसा होता ना कि भाई आपको पता नहीं एक प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं किसी के कांटेक्ट से जो है साउथ की फिल्में करने लगा। मैंने मलयालम की करीब 23 फिल्में की हैं और मैं उस दौरान केरला बहुत आना जाना था। तो वो जो खाना था साउथ का, चावल और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, वो खा खा के मेरा वेट बढ़ गया था। वो वेट की वजह से जब मैं वापस लौटा, रवि चोपड़ा साहब से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वेट बढ़ गया, कृष्णा कैसे करोगे। तो मैंने वेट कम करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। तो उन्होंने मुझे बलराम में शिफ्ट कर दिया। मैंने महाभारत को कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, तो मैं बड़ा डिजेक्शन में चला गया और फिर मैंने उनसे कहा कि बलराम मैं नहीं करूँगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रवि चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई 17 अगस्त 1988 और उन्होंने मेरा दोबारा टेस्ट लिया। नीतीश का और मेरा 7 बार कृष्णा के रोल के लिए कंपटीशन हुआ और जब 7 बार जो 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से 3-3 बराबर रहे हर बार। तो 7वां जो था वो रवि चोपड़ा साहब थे। रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि गजेंद्र से बेहतर जो है नीतीश भारद्वाज जैसे कृष्णा होगा, क्योंकि नीतीश भारद्वाज तब तक विदुर कर रहे थे। तो वो नागपुर में शूटिंग कर रहे थे, उनको फ़ोन भी किया गया कि आ जाओ। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो मुझे आज भी लगती है कि वाकई उनका जो फैसला था सही था। उन्होंने कहा नीतीश की आंखों में वो शरारत दिखती है मुझे जो कृष्ण के होनी चाहिए, और सत्यता जो है गजेंद्र की आंखों में दिखती है, तो इसको युधिष्ठिर का रोल होना चाहिए। आपने युधिष्ठिर का रोल तो किया, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि अभिनेता अपने किरदार में खो जाते हैं। आपने महसूस किया अपने अंदर कुछ बदलाव जब आपने युधिष्ठिर का रोल किया? नहीं, जो सही कलाकार होता है मुझे नहीं लगता कोई भी रोल परमानेंटली उस पर इतना असर छोड़े कि वो दूसरे रोल ना कर पाए। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आप आजकल तो फिर एक दौर ऐसा है कि मेरे 26 सीरियल जो है ऑन एयर थे, जिसमें से मतलब मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, इतना व्यस्त हो गया मैं। और उसमें फिर एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर, दिन भर में कई ड्रेसेस चेंज करना, कई परफॉर्मेंसेस करना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी कलाकार को एक साए में या एक दायरे में बंद के रहना चाहिए। आपने कहा कि आपने मलयालम फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों के विषय में और अभिनेताओं के विषय में इन दिनों एक चर्चा बड़ी आम सी होती है। हमारी यूथ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भी ये बात करती है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है, और इस विषय में आवाज़ कई अभिनेता अभिनेत्रियां उठा भी चुके हैं। आपका इस विषय में क्या राय है, क्या तारुफ? देखिए, नेपोटिज्म वहाँ तक सही है कि अगर किसी का बेटा टैलेंटेड है उसको काम मिले, वो सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री का जो नेपोटिज्म अगर है भी तो वो सक्सेस हो सकता, क्योंकि हमारा जो निर्णय करने वाली वो जनता है, वो जनता डिसाइड करती है। किसी के भाई भतीजे है वो उसको देख के पिक्चर देखने नहीं जाते हैं कभी भी। पिक्चर अच्छी है, वो किसका भाई है किसका भतीजा है ये पता नहीं, इसलिए नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में चलता नहीं है। हाँ, आप फिल्म बनाने तक उसको फेवर कर सकते हैं, लेकिन फिल्म का फैसला तो जनता करेगी। एक सवाल आपसे और भी, जब आप फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने थे, तो क्या ये बात सच है कि कुछ छात्र संगठनों ने आपका विरोध किया था और उन्होंने उस समय ये राय दी थी कि आप सीधा भाजपा से सरोकार रखते हैं, इसीलिए आपको ये पोस्ट मिली है? देखिए, भाजपा ने सरकार बनाई, मकान हम बनाएंगे तो रहेंगे तो हम ही लोग ना। तो भाजपा ने जब सरकार बनाई तो हम लोगों का अधिकार बनता है पदों पे। हमने मेहनत करके, आई वॉज ए स्टार कैंपेनर फॉर बीजेपी। मैंने 2004 में ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन की थी और बहुत काम किया, बहुत मेहनत की।
हम पूरी टीम होती थी एक, जिसने बीजेपी को आगे लाने में मदद की है। तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा था, और कार्यकर्ता को जब क्या होता है, सरकार कुछ नहीं दे पाती तो कई पद ऐसे खाली होते हैं जो वहाँ उनको एडजस्ट कर देती है। तो मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए भी कहा गया, मैंने मना कर दिया। क्यों? इसके पीछे मैं पार्टी पॉलिटिक्स में उस तरह फ्रंट लाइन पे आना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि जो बौद्धिक रूप है ना इसका, शिक्षा का, मेरा ध्यान उधर ज़्यादा रहता है कि मैं आज काम तो वही राजनीति का कर रहा हूँ, लेकिन मैं देश के लिए एक नई जनरेशन पैदा कर रहा हूँ सिनेमा की। जैसे मैं एफटीआई में रहा, एफटीआई में बल्कि आपको हैरानी जान के कि पार्लियामेंट में जो सीएजी रिपोर्ट आई उसमें आया कि द बेस्ट वर्क डन टिल डेट इज़ ड्यूरिंग द चेयरमैनशिप ऑफ गजेंद्र चौहान। आप गूगल पे देख लीजिएगा, 2017 की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। उसके अलावा मेरे घर पे जब मेरा टर्म ख़त्म हो गया तो 17 लड़के वहाँ से जो लीडर थे वो माफ़ी मांगने आए मुझसे कि हमसे गलती हो गई, आप अपना एक्सटेंशन ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, वो पीछे निकल गया, अब मैं आगे जाने की तैयारी में हूँ। तो विरोध सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स को लेके होता है क्या? उससे पहले कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे वो नहीं होते थे उन पदों पे? किसी ने विरोध नहीं किया। उनको कैसे लगा कि मैं जाके शिक्षा का भगवाकरण कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होता। शिक्षा में भगवाकरण हो भी नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा में इसका कोई स्थान ही नहीं है। राजनीति का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, ना धर्म का कोई स्थान है। चलिए, ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन अब आप एक वाइस चांसलर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी रोहतक के। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम एक्टर, हालांकि आप पहले अभिनेता होंगे जिनको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। नई चीज़ें क्या होनी चाहिए जब हम बदलाव की बात करते हैं? वो बदलाव, उसमें चुनौतियां कहाँ रह जाती है? जब हम चाहे आप एक्टर की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड में बदलाव में कमियां कहाँ रह जाती हैं? देखिए, एक वाइस चांसलर का फ़र्ज़ होता है, उसका ड्यूटी होती है कि वो स्टूडेंट्स को मोल्ड करे। जो सबसे बड़ा काम है उसका चैलेंजिंग ये होता है कि जो नई जनरेशन आ रही है, हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे पास 4 जो हैं ऐसी यूनिट्स हैं जो चारों की चारों सिनेमा से संबंधित है। एक फिल्म एंड टेलीविज़न डिपार्टमेंट है, एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, एक विजुअल आर्ट्स है और एक आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। तो चारों यूनिट मिला के जो है हमारी यूनिवर्सिटी काम करती है, और ये चारों के चारों डिपार्टमेंट जो है सिनेमा से संबंधित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस मिला है कि मैं देश की आने वाली जो सिनेमा की पीढ़ी होगी वो कैसे होगी, उसमें मैं बदलाव ला सकूं। और बदलाव ये ला रहा हूं कि मैं नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए ट्रेनिंग के रास्ते, नए नए एक्सपर्ट्स मुंबई से बुला के रोहतक में उनसे लेक्चर कराता हूं। वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, टेक्निकली जितने चेंजेस ला सकते हैं वो ला रहे हैं हम लोग। आपको कभी मौका मिले तो हमारे यहाँ विज़िट कीजिएगा। इट्स वंडरफुल यूनिवर्सिटी। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि एक यूनिवर्सिटी को, और देश में शायद ही कोई एक्टर ऐसा होगा जो आज तक वाइस चांसलर के पद तक पहुँचा है। मेरे लिए बहुत सम्मानित पद है। मैं अपनी जी जान से कोशिश कर रहा हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी बदलाव लेके आऊँ। महाभारत जब लोगों ने देखा था, आपको युधिष्ठिर के तौर पर देखा था, तो लोगों के मन में एक सवाल अक्सर आता है कि डायलॉग बहुत टफ होते हैं, हिंदी बिल्कुल शुद्ध, और उसमें आप गलती की शायद गुंजाइश नहीं होती। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सेट के विषय में भी बताइए, किस तरह का माहौल रहता है, और ये जो स्क्रिप्ट आपको दी जाती है इसमें कितना टफ होता है, क्योंकि आपको शब्द वही बोलने हैं जो स्क्रिप्ट में है। नहीं, मेरे साथ सबसे आसान तरीका ये था कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ और हिंदी भाषा में हमारी स्टडीज़ हुई है, और घर में भी बोलचाल जो है वो हिंदी भाषा में ही होती है। तो ये आसानी मेरे लिए तो स्पेशली हुई, और थोड़े दिनों तो थोड़ा तकलीफ़ हुई, लेकिन वो किंतु परंतु यद्यपि कदापि कदाचित जो शब्द थे वो ज़बान पे जब चढ़ गए तो फिर बहुत आसान हो गया। लंबे लंबे डायलॉग, मुझे याद है मैंने एक 38 मिनट्स का डायलॉग वन शॉट दिया था, 38 मिनट्स अकेला बोला था। तो फिर तो ऐसी आदत पड़ गई कि अभी तो मैं, मतलब ऐसा होता कि स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, डायलॉग बुलाना शुरू कर दूंगा, तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर चला गया है। वो सपने में भी हम बोलना शुरू करेंगे तो वही शब्द निकलेंगे। तो बल्कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। महाभारत के बाद मुझे एक फ़िल्म मिली और उसमें मुझे बोलना था अगर तुमने ये किया, मैं बोलता था यदि तुमने ये किया, तो 22 रिटेक हुए थे मेरे। डायरेक्टर परेशान हो गया। डायरेक्टर बोला ये यदि क्या है यार, ये कहाँ से लाए हो, तो मगर बोलो ये भाषा। तो वो थोड़ा सा ज़बान पे शब्द चढ़ जाते हैं, तो जब फ्लो में आता है तो फिर वही शब्द वापस आते हैं। अब माहौल काफ़ी पुराना हो गया, अब काफ़ी बदलाव है इसमें,
अभी वो समस्या नहीं आती है। गीता के पहले श्लोक में ही युधिष्ठिर का जिक्र आता है, जब डायलॉग ही शुरू होते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वीत संजय। महाभारत से सबसे बड़ी सीख जो आप हमारी युवा पीढ़ी को भी देना चाहेंगे? मैं आखिरी चंद लाइनें हैं जो महाभारत जहाँ समाप्त हुआ था धारावाहिक, कि महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात, महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात, चलो हम हो लें उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश, महाभारत है शांति संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ आज अभिनेता गजेंद्र चौहान थे। हमने इनके जीवन के विषय में भी जानने की कोशिश की कि आखिर अपनी जीवन में किस तरह की उन्होंने स्ट्रगल की है, संघर्ष किस तरह का उनका रहा है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।